नमस्कार, मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो आज के इस शो में हम कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं हमेशा की तरह ही, जो आपसे आपकी जेब से सीधा जुड़े हुए हैं और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर क्या असर डाल सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में आज इस शो में हम चर्चा करने वाले हैं और शो में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरन जी। चलिए, तो शो की शुरुआत करेंगे। आज शो में क्या क्या खबरें होने वाली हैं, किन किन टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं कि सरकार अब डीए और डीआर का पैसा नहीं देगी। दरअसल कोविड के दौरान जो 18 महीने का डीए और डीआर का पैसा बकाया था, अब सरकार ने उसका भुगतान करने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पेटीएम का अब क्या होगा, क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया 24 अप्रैल को ही। अब उसका आगे क्या इम्पैक्ट पेटीएम पर देखने को मिल सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या अब सरकार बेरोजगारी खत्म करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो डेटा हम आपके सामने लेकर आएंगे उसमें कुछ इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। तो चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। और पहली खबर, क्योंकि हमने जिक्र किया डीए का, तो कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को लेकर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जिस फैसले का इंतजार था, उस पर अब सरकार ने रुख साफ कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये साफ किया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए डीआर एरियर का भुगतान फिलहाल नहीं किया जाएगा। महामारी के समय इकोनॉमी पर पड़े भारी दबाव को इसका मुख्य कारण बताया गया है, यानी कि लंबे समय से चल रही उम्मीदों को अब झटका लगा है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या भविष्य में सरकार अपना फैसला बदल सकती है या ये मामला यहीं खत्म हो गया है। तो प्रवीण सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जो सरकार का ये फैसला है 18 महीने का जो डीए और डीआर का जो एरियर बनता है कोविड के दौरान का, सरकार ने साफ बोल दिया कि हम दे नहीं पाएंगे। तो अब इसमें आपको लगता है कि आगे सरकार कुछ इसमें बदलाव भी कर सकती है अपने फैसले के अंदर, क्योंकि जिन्हें उम्मीद थी, जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि उनका इतना रुका हुआ एरियर आएगा, अब उनकी उम्मीद तो एक झटके में टूट गई। नहीं, बिल्कुल ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पर सरकार का ये फैसला आया जबकि 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स जी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आएँ, कब वो कंसल्टेशन की और मेमोरेंडम को की स्टडी करने की, फीडबैक और सुझाव जो है वो पढ़ने देखने की प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद रिकमेंडेशन आए। तो एक तरफ तो कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, जिसको लेके 4 तक के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड आई हैं कि साहब अच्छी खासी वेतन बढ़ोतरी हो, साल में 2 बार इंक्रीमेंट हो, इस तरह की तमाम डिमांड्स हैं। दूसरी तरफ सरकार ने जिस चीज़ की मांग और जितने जो लेटर्स लिखे गए 8th पे कमीशन को या सरकार को, उसमें इस बात को साफ तौर पर कर्मचारियों ने, कर्मचारी संगठनों ने सरकार से साफ तौर पे कहा कि साहब जो कोविड के वक्त का जो अटका हुआ एरियर है डी और डीआर के हवाले से, उसको सरकार रिलीज करे, उसकी सरकार देने की एक जो है वो उसकी इंश्योर जो है इस चीज़ को करे कि ये पैसा कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पे एक चिट्ठी लिखकर इस बात को बता दिया है कि फ़िलहाल उनका इस पैसे को देने का कोई इरादा नहीं है। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और फिर 1 जनवरी 2021, ऐसे 3 किस्तें जो है वो सरकार ने तब रोक दी थी, कोविड का हवाला दिया था। और ये अभी भी इस चिट्ठी में कहा गया है कि साहब जो है उस वक्त के जो हालात थे उसका असर न केवल कोविड के साल में रहा, बल्कि उसके अगले साल भी इसका असर साफ तौर पर जो है वो इकॉनमी पर दिखाई दिया। तो इस वजह से सरकार ने मना कर दिया कि हम ये जो असर है इकॉनमी पर, इसको देखते हुए हम ये पैसा संभवतः नहीं दे पाएंगे। तो ये एक बड़ा झटका आम जो तमाम जो आप समझ लीजिए कि सीधे तौर पर 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स
सीधे तौर पर इससे इम्पैक्टेड होने वाले हैं। तो प्रवीण सर, आपको लगता है कि इसको, ये जो सरकार का फैसला है, जो कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं वो कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, या उनके पास कोई और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कि सरकार से अपना ये जो रुका हुआ पैसा वो ले सके? कोर्ट जाने का ऑप्शन तो हमेशा किसी भी व्यक्ति के पास खुला हुआ है कि आप कोर्ट जाएं, और हो सकता है कि कर्मचारी जाए भी, लेकिन सरकार का जो अर्थव्यवस्था को, क्योंकि डीए और डीआर को देने का एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो अधिकार है वो सरकार के हाथ में है। हो सकता है सरकार आगे इस पैसे को रिलीज़ भी करे, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी उसमें ये लिखा है कि फ़िलहाल हम इस पैसे को देने की स्थिति में सरकार जो है वो नहीं है, तो आगे हो सकता है दे। लेकिन मौजूदा वक्त की अगर आप बात करेंगे तो इसमें ये एक बड़ा झटका सीधे तौर पर कर्मचारियों को लगा है, और 8th पे कमीशन के जब हम उस पर बैठे हुए हैं ऑन सेट पर, तब इस तरह का झटका लगना वाकई बड़ी निराशा पैदा करता है कर्मचारियों को लिए खास तौर पे। प्रवीण सर, आपने 8th पे कमीशन का यहाँ पर जिक्र किया, तो क्या ये भी पॉसिबल है? आपको ये लग रहा है कि ये जो एरियर का रुका हुआ पैसा है उसका एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं 8th पे में भी किया जा सकता है? कुछ ऐसे चांसेस आपको लग रहे हैं क्या? देखिए, ये पैसा अगर सरकार देगी तो सेपरेट ही देगी। ये पैसा 8th पे की सिफारिशों में इसको एडजस्ट नहीं करेगी। हो सकता है 8th पे का जब पैसा रिलीज हो उस वक्त दिया जाए, अब से 2 साल बाद सरकार इस पैसे को रिलीज करे जी। या हो सकता है पूरे तौर पर इस बात से इनकार कर दे कि ये पैसा अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम 8th पे की सिफारिशें लागू कर रहे हैं और उसमें अच्छी खासी बम्पर बढ़ोतरी, ठीक ठाक बढ़ोतरी जो है वो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में यहाँ पे किए जाने के प्रावधान कर रहे हैं, इसलिए अब इस पैसे को आप भूल जाइए। तो मोटे तौर पर मुझे ये नज़र आता है कि सरकार यही चाहती है कि कर्मचारी जो है वो इस पैसे को एक तरह से उसको साइड में रख दे, और जो 8th पे की सिफारिशें आएंगी उसमें जो फ़ायदे होंगे उसको सरकार लेकर आगे बढ़ना चाहती है। ओके, तो सर 8th पे कमीशन, अभी आप फिटमेंट फैक्टर का भी कुछ जिक्र कर रहे थे, जो लेटेस्ट डिमांड उठाई गई हैं, तो वो क्या कुछ है सर? वो भी आपसे थोड़ा सा यहाँ पर जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 8th पे कमीशन में 2 चीज़ें मुख्य तौर पे इस वक्त चल रही हैं। एक तो मेमोरेंडम, उसको लेके एक ये डिमांड है कि 30 अप्रैल की जो डेडलाइन है मेमोरेंडम सबमिट करने की, तो NCJCM ने उसके लिए जो चिट्ठी लिखी है कि साहब इसको बढ़ाकर 31 मई कीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं जी। वर्ड लिमिट है, उससे कम रखने पर भी वहाँ सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो एक मसला इस चीज़ को लेके है कि मेमोरेंडम कैसे सबमिट होगा, इस चीज़ की बात है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो 8th पे कमीशन है वो अब कर्मचारियों के साथ, या कर्मचारी संगठन है उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ डिस्कशन की और बातचीत की जो है वो प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। देश के अलग अलग शहरों में, मुख्यालयों में, राजधानियों में जो इस तरह की मीटिंग्स हैं वो आयोजित की जा रही, जहाँ पर इन जो संबंधित पक्ष हैं उनके साथ सुनवाई की जा रही है, और उनके जो सुझाव हैं उस पर चर्चा की जा रही है, उनको नोट किया जा रहा है। तो एक बड़ा मसला ये है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि मेमोरेंडम में सबसे बड़ी अभी जो लेटेस्ट डिमांड हुई है वो 4 के फिटमेंट फैक्टर की हुई है। 18,000 की जो अभी बेसिक सैलरी है उसको बढ़ाकर सीधे 72,000 करने की मांग जो है वो एक कर्मचारियों के एक संगठन ने की है, और बहुत सारे फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात है। साल में 2 इंक्रीमेंट की बात है, 3 से बढ़ाकर 6% इंक्रीमेंट करने। तो बहुत सारी जो है वो बड़ी डिमांड्स जो हैं वो 8th पे कमीशन के सामने यहाँ सिमरनजीत रखी गई हैं। ओके, चलिए सर, अब देखना ये होगा कि आगे जो DA/DR एरियर का जो मसला है इस पर क्या कुछ होता है, जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो ये नई डिमांड की गई है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, सैलरी हाइक को लेकर, इस पर भी क्या कुछ डिसीजन आता है, इस पर नज़र रहेगी। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का, जो कि जुड़ी हुई है पेटीएम से। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसमें कई तरह की खामियां पाई गई, उल्लंघन पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। RBI अब इस बैंक को पूरी तरह बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन भी करेगा। लगातार KYC और कंप्लायंस में गड़बड़ी,
एक पेन से कई अकाउंट लिंक होना, नियमों का लंबे समय तक पालन ना करना जैसे कारणों की वजह से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। लेकिन एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से बैंकों में फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए भी आरबीआई अब सख्ती कर रहा है। और इस खबर के बाद जो पेटीएम पर खबर आई, उसके बाद आज पेटीएम के शेयरों में दबाव भी देखने को मिला है। तो प्रवीण सर, आपको क्या लगता है कि जो आरबीआई की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो लाइसेंस है इसको रद्द कर दिया गया है, ये सिर्फ पेटीएम तक ही सीमित है या पूरे फिनटेक सेक्टर के लिए इसको एक वार्निंग की तरह भी देखा जाए? नहीं, देखिए, न केवल पेटीएम बल्कि पूरा फिनटेक सेक्टर और पूरा बैंकिंग सेक्टर, बिल्कुल, ये पूरे के पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है उससे जुड़े जितने चाहे डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था हो या बाकी चीज़ें हो, सबके लिए आरबीआई का एक स्टर्न वार्निंग, एक सख्त संदेश है कि साहब या तो अपनी चीज़ें आप दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो रिजर्व बैंक की कड़ी नज़र है आपके ऊपर और यहाँ से कड़े एक्शन जो है वो आरबीआई उठा सकता है। अब जहाँ तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात है, इसको लेके आपने भी बताया कि पुराना मसला चला आ रहा है कि साहब 2022 में तमाम चेतावनी दी गई, फिर नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से रिजर्व बैंक ने रोक दिया। उसके बाद 2024 आया जहाँ पे कि आरबीआई ने कहा कि कोई भी आप डिपॉजिट नया नहीं ले सकते, जो वॉलेट है उसको टॉपअप नहीं कर सकते, फास्टैग आप टॉपअप या रिचार्ज नहीं कर सकते। इस तरह के सख्त जो है वो पाबंदियां लगा दी। केवाईसी के उल्लंघन की बात है, कंप्लाइंस को लेके मसला था, गवर्नेंस के इश्यू थे, एक जगह के पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल करने, इस तरह के तमाम जो मसले थे। और उसमें पेटीएम जो पेमेंट बैंक और पेटीएम है, इन्होंने अपने दोनों बिजनेसेस को अलग अलग न होना भी दरअसल इसका एक बड़ी वजह थी जी। और बाद में अब जो बयान पेटीएम की तरफ से भी आया उसमें कहा कि दोनों एंटिटीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, ना मैनेजमेंट इसमें लिंक है और ना और किसी तरह का इनका लिंकेज है। और इसी तरह इसीलिए जो है पेटीएम के जो कामकाज है उसमें चाहे पेटीएम की यूपीआई सर्विसेज हों या बाकी के जो ऑपरेशंस हैं, पेमेंट करना हो, ये सारी चीज़ें बदस्तूर जो है इसमें जारी रहेंगी। लेकिन कुल मिला के ये पूरे के पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है या फिनटेक सेक्टर है उसमें मौजूद खामियों की तरफ भी इशारा करता है। और रिजर्व बैंक की अब जो हाल की घटना हमने कई बार डिस्कस की संबंधित, जिस तरह के फ्रॉड, जिस तरह की सरकारी पैसे तक का के साथ जो है छेड़खानी और उसके साथ लापरवाही के जो मामले नज़र आए, उसमें गबन करने की कोशिश की गई, उसको देखते हुए अब लगता ऐसा है कि रिजर्व बैंक अब इसके बाद और भी कई कड़े कदम उठा सकता है दूसरे बैंकों के साथ भी। बिल्कुल सर, ये तो रिजर्व बैंक की बात होगी कि वो कदम उठा सकता है, लेकिन अब आप देखिए कि ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर जिस तरीके से केवाईसी को लेकर एक ही पेन से कई अकाउंट लिंक होने की ये बात सामने आई, मतलब जिस तरीके की यहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई। और फिर हम पिछले कुछ 2 महीनों के अंदर देखें जिस तरीके से बैंकों में फ्रॉड निकल कर सामने आए हैं। ऐसे में डिजिटल बैंकिंग जिस पर सरकार का फोकस है कि इसको बढ़ाया जाए, उस पर एक आम जो ग्राहक है वो कैसे यकीन करे सर डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, जब इतने फ्रॉड्स हम देख रहे हैं। और सिर्फ डिजिटल बैंकिंग ही नहीं, पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे एक आम ग्राहक उस पर विश्वास करेगा फिर? नहीं, ये समस्या है और मैं इसीलिए इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि जब सरकार का पैसा, अभी जब हमने हरियाणा में मामले देखे, फिर मध्य प्रदेश से एक बात आई सामने की सरकार ने एक बैंक को रोक दिया कि आप जो है सरकारी पैसा या सरकारी जो खाते हैं वो आपके यहाँ नहीं रहेंगे। तो साफ तौर पर ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी कि सरकार का पैसा ही बैंकों में सुरक्षित नहीं है, आम लोगों के पैसे की तो फिर क्या ही बात की जाए। तो निश्चित तौर पर हम इस ऐसे एक माहौल में हैं जहाँ पे कि डिजिटल फ्रॉड बड़े पैमाने पर पैर पसार रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कोशिश कर रही हैं, इसके बावजूद हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लगातार। ऐसे वक्त पर रिजर्व बैंक का सख्ती करना मौजूद भी बनता है, जायज़ भी बनता है और आम कस्टमर या आम डिपॉजिटर्स के दिमाग में इस बात का जो डर है वो बिल्कुल जायज़ है कि साहब आपका पैसा बैंकों में कितना सुरक्षित है। सिमरनजीत, बिल्कुल। और सर ये जो पेमेंट्स बैंक हैं, इनका मॉडल आपको कैसा लगता है सर? क्या आपको लगता है कि आगे चलकर ये
बिजनेस बढ़ सकता है, या आपको लगता है कि ये जो मॉडल है पेमेंट्स बैंक वाला ये ज़्यादा कारगर होने नहीं वाला साबित? नहीं, देखिए शुरुआत पे जब पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी किए गए थे आरबीआई की तरफ से, तब 11 लाइसेंस आरबीआई ने दिए, और इस वक्त अब पेटीएम को अगर आप हटा देंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक को, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाइसेंस अब देश में बचे हैं जो पेमेंट बैंक के धंधे। इसका मतलब ये है कि इनका परफॉर्मेंस कोई खास ठीक रहा नहीं, कुछ ने खुद से सरेंडर कर दिए, कुछ ऐसे बंद हो गए जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक्स का जो है भारत में सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अब इसके 2 बड़े वजहें जो समझ में आती हैं मुझे, वो ये है, एक तो आपके पास सीमा है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए के डिपॉजिट लेने की जी। उससे ऊपर का आप किसी एक क्लाइंट से डिपॉजिट, एक कस्टमर से डिपॉजिट ले नहीं सकते, ये बड़ा अवरोध है। दूसरा बड़ा अवरोध इस बात का है कि आप, और सबसे मेजर जो चीज़ है वो यही है कि आप कर्ज यहाँ से बांट नहीं सकते, लेंडिंग का बिजनेस आप नहीं चला सकते, जो किसी भी बैंकिंग बिजनेस का कोर होता है। जो कमाई है किसी भी बैंक की, वो सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको इंटरेस्ट इनकम कितनी है। तो जब आप लोन नहीं दे सकते, कमाई नहीं कर सकते, तो मोटे तौर पर आपकी कमाई कहाँ पे आती है? आपके प्लेटफॉर्म पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इससे आपको एक कमाई, जो कमीशन हो गया या जो ट्रांजैक्शन फीस हो गई, वो जो आपको कमाई मिल रही है वही, और वो बहुत नॉमिनल अमाउंट है जी। अब जिन पेमेंट्स बैंक का बिजनेस बहुत स्केल पे है वो तो सरवाइव कर सकते हैं, जिनका नहीं है उनके लिए मुश्किल है। हालांकि पेटीएम का भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है तकरीबन 35 करोड़ अकाउंट होल्डर है इसमें, और लेकिन एक्टिव जो अकाउंट होल्डर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ के आसपास। तो धंधा करना पेमेंट्स बैंक का थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे जान पड़ता है। ओके, अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे यहाँ पर कि ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इसके बंद होने के बाद पेटीएम के बिजनेस मॉडल पर कितना असर पड़ सकता है सर? क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि जब पेटीएम की यानी कि 197 कम्युनिकेशन की लिस्टिंग हुई थी शेयर बाज़ार में, हाई वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आया था, और जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुई थी वो आज तक, जो जिन्होंने उस पर ख़रीदा था वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो वो तो लोग फंसे हुए हैं जो उस लेवल पर पेटीएम में जिन्होंने खरीदारी की थी इसके शेयर्स के अंदर। तो अब आगे जब ये बैंक बंद हो जाएगा तो इसका बिजनेस मॉडल या पेटीएम और कितना प्रभावित हो सकता है सर? नहीं, देखिए, अब पेटीएम का जब आईपीओ आया था तब किस तरह की फ्रेंजी थी, किस वैल्यूएशन पर लेकर आईपीओ आया, लोगों ने क्यों इतना पैसा लगाया, ये तो तमाम सवाल ऐसे हैं जो एक अलग बहस का मसला है कि क्या जायज़ था या नहीं जायज़ था। पेटीएम के जहाँ तक कारोबार का सवाल है, दोनों बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ हैं। पेमेंट्स बैंक, और कंपनी भी इस बात को कहती है, पेमेंट्स बैंक बिल्कुल अलग इकाई है, पेटीएम बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि पेटीएम का जो कोर बिजनेस है सिमरनजीत, उस पर कोई यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ये बात कंपनी ने भी जो अपना बयान जारी किया उसमें इस बात को दोहराया है। ओके, ठीक है सर, चलिए अब देखते हैं। अब सरकार ने, आरबीआई ने लाइसेंस तो रद्द कर दिया है, फैसला ले लिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे पेटीएम पर इसका कितना असर होता है। चलिए अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का। दरअसल अब सरकार एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। सांख्यिकी मंत्रालय ने एक प्रस्ताव दिया है कि देश के 47 मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए पहली बार सिटी लेवल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार की जाए। इन रिपोर्ट्स में रोजगार, बेरोजगारी, लेबर पार्टिसिपेशन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बिजनेस का पूरा डेटा शामिल किया जाए, जो अब तक की सिर्फ राज्य स्तर पर मिलता था। वहीं साथ ही शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसकी अगुवाई नीति आयोग के सीईओ करेंगे। ये पैनल शिक्षा, स्किल और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच गैप को पहचान कर सुधार के सुझाव देगा, साथ ही एआई के असर और रोजगार के नए अवसरों पर भी काम करेगा। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये सांख्यिकी मंत्रालय का ये जो प्रपोजल है वो क्या है, और दूसरा कि इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है? सर, सरकार क्या करना चाहती है? नहीं, देखिए, नौकरियों, एजुकेशन, इसको लेके हम तमाम बार डिस्कस करते हैं सिमरनजीत अपने मनी सेंटर में, और अब
जॉब्स को लेके सरकार कुछ संजीदगी से दरअसल काम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और दो बड़े स्टेप इस बाबत सरकार उठा रही है। पहला, जैसा आपने बताया कि 47 शहरों में जो है सिटी आधारित, शहर आधारित पूरा जो माइक्रो डेटा है सरकार उसको फैच करना चाहती है। सर्वे कराएगी सरकार, जो लेबर सर्वे सरकार कराती है, NSO कराता है, लेकिन अब शहरों के आधार पर होगा। जो 47 शहर हैं वो ऐसे शहर हैं जहाँ से देश को इकॉनमी में बड़ी ग्रोथ आती है, वहाँ पे बड़े लेवल पर रोजगार हैं और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं। अब इन शहरों में ये देखा जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, किन इंडस्ट्रीज़ में स्किल्स के आधार पर कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, कितने लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जॉब्स की एक्चुअल स्थिति क्या है, कहाँ स्किल्स को बदलने की या अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी, क्या पे स्केल है इन लोगों का। ये तमाम जो डेटा है जो दरअसल अभी तक सरकार के पास मौजूद नहीं था, अब इसको निकालने की कोशिश की जाएगी और इन डेटा को जो है वो फिर सार्वजनिक किया जाएगा। तो एक तो ये बड़ा कदम है जो कि नौकरियों की तस्वीर, कम से कम देश के 47 जो बड़े शहर हैं वहाँ पे नौकरियों की तस्वीर और उससे जुड़ी ज़रूरतों को सामने लाने की यहाँ कोशिश की जाएगी। सिमरनजीत, दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सरकार अब एक हाई पावर्ड पैनल बना रही है, जो जिसमें जैसा आपने बताया कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो उसमें शामिल होंगे और उसके ज़रिए ये बात पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि साहब रोजगार और शिक्षा, इन दोनों के बीच में आखिर गैप कहाँ पे है। जो एजुकेटेड, और इसको लेके हम लोगों ने अभी हाल में एक लंबी चौड़ी बहस भी की थी कि आप शिक्षा जो आप दे रहे हैं उससे और जो जॉब मिल रही है उसके बीच में फ़र्क कितना है। आखिर क्यों एजुकेटेड लोग जो ग्रेजुएट है, और इसको लेके अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई सामने, जिसमें कहा गया कि साहब जो बेरोजगार लोग हैं उनकी तादाद अगर आप अनएजुकेटेड लोगों में देखेंगे, यानी जो अशिक्षित लोग हैं, तो उनमें तो सिर्फ 3% है, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं उनमें अगर आप इसकी दर देखेंगे तो वो उछलकर 40% पहुंच जाती है। यानी जो शिक्षित हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, अशिक्षित लोगों को नौकरियां तब भी, या नौकरियां कहें, या उनके पास तब भी कामकाज करने के स्कोप है। तो ये एक बड़ा प्रयास होगा जिसके जरिए सरकार एक गैप को पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर खामियां कहाँ पे हैं। सर, जिस तरीके के ये 2 कदम सरकार उठा रही है, आपको लगता है कि हम जो है डेटा ड्रिवन प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर शहर और रोजगार दोनों को एक साथ एक समान देखा जाएगा? मतलब ये नहीं होगा कि बड़ा शहर है तो ज़्यादा रोजगार, छोटा शहर है तो कम रोजगार, दोनों को एक साथ देखा जाएगा। क्या हम कुछ इस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार की जो मंशा है वो मोटे तौर पर ये समझ में आती है कि पहले जो शहर ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं वहाँ का माइक्रो डेटा निकल कर सामने आए, वहाँ पे बिल्कुल ग्रैन्युलर जिसे डेटा बोलते हैं वो निकल कर आए, जिससे कि पता चले तस्वीर आखिर है क्या। अभी क्या है कि सरकारों के पास कोई एक्चुअल डेटा नौकरियों का और उनकी एजुकेशन और नौकरियों का जो संबंध है उसका सरकारों के पास कोई खास डेटा है नहीं जी। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि अचानक से पलायन बढ़ता है, अचानक से चाहे सूरत हो या आप दिल्ली, गुड़गांव को देख लीजिए, नोएडा को देख लीजिए, अचानक से कोई क्राइसिस आती है तो लेबर का एक एक्सोडस शुरू हो जाता है कि लेबर वहाँ से चलेगा। अब इंडस्ट्री भी परेशान है, सरकार को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस क्राइसिस में टारगेटेड अप्रोच होनी क्या चाहिए सरकार के पास। तो जाहिर तौर पर रेमेडियल जो मेजर्स हैं वो सरकार की तरफ से होने चाहिए प्रायर टू आप किसी भी क्राइसिस आ रही है उससे पहले सरकार के पास ठोस बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शुरुआती अगर आप 47 शहरों में लेकर आए, उसके बाद अगर आप इसको देश के और जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं तो ये डेटा मददगार साबित हो सकता है पॉलिसी फ्रेमिंग के लिहाज से। सिमरनजीत, तो माइग्रेशन पैटर्न जो भी सर अभी आपने भी बात करी, क्या इसमें भी कुछ बदलाव आ सकता है इसके आने के बाद? ये बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बदलाव तब आएगा जब आप इस डेटा के आधार पर पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे, या जैसे अब जो दूसरी जो हाई पावर्ड पैनल सरकार ने बनाया है इसकी रिकमेंडेशंस क्या आती हैं, क्या आप
जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कुछ स्टेप्स ही अगर मान लीजिए आप ना उठाएं, आपको जो शहरों से डेटा मिला रोजगार को लेके, आपने उस पर कोई कदम नहीं उठाया या उसके आधार पर पॉलिसी नहीं बनाई अगर आपने, तो जो माइग्रेशन है या जो पलायन है उसको लेकर आप उस तरह की पॉलिसीज, मतलब उसको लेकर आप कोई स्टेप ही नहीं उठा पाएंगे। तो जरूरी इस बात का होना है कि आपके पास पर्याप्त जो है वो पॉलिसी इंटरवेंशन भी यहाँ पर हो साथ में। ठीक है। इसमें सर मैं एक चीज़ ये भी आपसे जानना और चाहूँगा ये कि इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है, 37 करोड़ युवा इस वक्त देश में ऐसे हैं जो 15 से 29 साल की उम्र के हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं। और अगर आसपास के एरियाज़ की भी अगर हम बात कर रहे हैं, अभी मैं कल परसों ही हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे, एशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो 120 करोड़ की आबादी जो है वो युवाओं की है। और इसमें अगले 2-3 साल में या 2030 तक की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ लोगों को देने के लिए 40 करोड़ नौकरियां होंगी, यानी 40 करोड़ लोगों के पास सिर्फ नौकरियां हो सकती हैं। 80 करोड़ लोग नौकरियों से वंचित रह जाएंगे। आपको उनके लिए क्या इंतजाम करने हैं, ये न सिर्फ भारत बल्कि अड़ोस पड़ोस की भी अगर आप थोड़ी मैक्रो बात करें तो उन देशों के भी, तमाम देशों के लिए समस्या ये है कि 80 करोड़ लोगों को आकर नौकरियां मिलेंगी कैसे। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। भारत के संबंध में इसलिए ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट और आपकी एजुकेशन दोनों के बीच में वाकई बहुत बड़ा गैप है। तो सर ये जो सिटी लेवल डेटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो नई कमेटी सरकार ने बनाई है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का काम होगा कि जो लोकल जॉब प्लानिंग है वो बेहतर हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए है क्या, स्किल्स जब अगर डेवलप करने की, या अभी जो पढ़ाई का पैटर्न है उसमें प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है पढ़ाई के, उसका अभाव दिखाई देता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल जिसको ट्रेनिंग हम बोलते हैं, उसका अभाव दिखाई देता है। लोग फॉर्मल एजुकेशन तो पूरी कर लेते हैं, अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रेजुएशन तो कर ले, लेकिन उनके पास वास्तविकता में कोई ऐसा स्किल नहीं होता जो धरातल पर उनको स्वरोजगार या नौकरी दिलाने में मददगार साबित हो। तो आपको यहाँ पर एजुकेशन के पैटर्न को बदलना होगा, उसके लिए पूरे इंतजाम करने होंगे, ट्रेनिंग। और सरकार लेकर आई भी थी NSDC, अगर हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल सरकार ने बनाया था, लेकिन वो परियोजना सरकार की उस तरह से सफल हुई नहीं। सरकार जो PM इंटर्नशिप स्कीम लेकर आई, उसके भी उतने अच्छे परिणाम, सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ जो है वो इंटर्नशिप कराएंगे, लेकिन वहाँ पे भी गाड़ी जो है उस हिसाब से चलती हुई दिखाई नहीं दी। तो मुश्किलें जो है वो यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आती हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पर आपको क्या लगता है सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है जब ये सिटी लेवल डेटा की जब हम बात कर रहे हैं, या जो सरकार ने कमेटी बनाई है, इसको अगर देखें ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ा चेंज आपको क्या नज़र आ रहा है सर, अगर ये हो जाता है तो? ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि बहुत सारे लोग जो नौकरियों के लिए कतार में खड़े हैं वो संभवतः नौकरियों के लिए कतार में नहीं खड़े होंगे, वो हो सकता है अपना कारोबार खोलने पर फोकस करें। कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो जाए, आप इतनी बड़ी आबादी को, जो देश की आबादी है उसमें इतनी बड़े, और जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई थी वो ये कह रही है कि 2030 के बाद जो आज आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको आप खोना शुरू कर देंगे 2030 से। तो इतनी बड़ी आबादी जो है, जो वर्क फोर्स है आपका, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए मुश्किल है, पूरी इकोनॉमी के लिए मुश्किल है। दूसरी चीज़, इतनी बड़ी आबादी को आप प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, आप नौकरियां दे नहीं सकते। तो यहाँ बड़ी चुनौती ये है कि आखिर जो बहुत करोड़ों की तादाद में जो युवा हैं वो आखिर करेंगे क्या। उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था ये होगी, अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, कि आप अपना रोजगार, अपना बिजनेस भी धीरे धीरे खोल सकते हैं। सरकार मुद्रा लोन योजना लेके आई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और तमाम राज्य अपनी रोजगार स्कीमें चलाते हैं कि किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा बदलाव हो सकता है। दुनिया भर की जो विकसित इकॉनमी है वो उसी हिसाब से चलती है। बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं जो ये प्रपोज़ल आया है सांख्यिकी मंत्रालय का,
इस प्रपोज़ल को किस तरीके से सरकार लेती है और आगे किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, और जो सिटी लेवल डेटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो डेटा आने के बाद किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, ये आने वाले समय में देखना होगा। तो चलिए प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देकर इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर। थैंक यू। चलिए, तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। नमस्कार।